राम ने अपने बच्चों का पेट काटकर अपने भाई का पेट भरा था और रातों को जाकर उसके बुखार में ठंडी पट्टियां रखता था। लेकिन आज राम अपना सब कुछ छोटे भाई पर लगाकर खुद किराए पर रहने लगा, जबकि छोटा भाई अच्छा कमा रहा था और राम को पूछता तक न था। राम की बेटी जवान थी और वह उसकी शादी के लिए छोटे भाई से मदद मांगने गया तो उसकी पत्नी ने राम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो वह दीवार से टकराकर सीधा नाले में जा गिरा। गंदे पानी से लथपथ वह जमीन पर पड़ा रहा और उसकी पत्नी दरवाजा बंद करके अंदर जा चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद छोटा भाई आया तो वह मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई संतान से ज्यादा चाहा है, मैंने उसे देख लेना लक्ष्मी, वह मेरा मान नहीं तोड़ेगा। राम ने सीना चौड़ा करते हुए लक्ष्मी से कहा। लक्ष्मी कहने लगी, देख लो, अब तो कुमार बहुत अमीर हो गया है, पता नहीं उसे अपना गरीब भाई याद भी होगा कि नहीं। लक्ष्मी ने जब यह बात कही तो राम कहने लगा, ऐसा नहीं है, अरे मेरे भाई की आंखों पर दौलत की पट्टियां नहीं बंधी, बहुत प्यार करता है मुझे, तुमने देखा नहीं था बचपन में भाई भाई कहते मुंह नहीं थकता था उसका, और मैं भी तो अपने बच्चों से बढ़कर उसको पाला है, मेरे लिए तो वह मेरे बच्चों जैसा है, देख लेना जब उसके पास पहुंच जाऊंगा तो कैसे गले लगा कर मुझसे मिलेगा, मेरे कहने से पहले मेरी मदद कर देगा, और मैं तो वैसे भी उधार मांगने के लिए जा रहा हूँ, धीरे धीरे उसको पैसे लौटा दूंगा, आखिर राधा का भी तो वह चाचा लगता है, अपनी भतीजी के रिश्ते के बारे में सुनकर मुझे पूरी उम्मीद है इनकार नहीं करेगा। बड़े मन से राम दिल्ली से मुंबई की तरफ यात्रा के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। कहने लगा, ऐसा करो 2 सूट और डाल दो, हो सकता है वह मुझे जल्दी वापस न आने दे, 3-4 दिन वहीं रख ले, और तुम तो जानती हो कि मुझे से इनकार नहीं होगा। उसने 2 सूट और अपने बैग में रख लिए। वह कहने लगे, पहुंचते ही फोन कर देना। कहने लगा, हाँ तुम चिंता ना करो, अरे अपने भाई के पास जा रहा हूँ, मुझे तो लगता है वह जाकर मुझे घर की भी याद नहीं आएगी, पूरे 5 साल बाद मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बस फोन पर ही जरा सी देर बात होती है, आप फोन पर कौन इतनी देर लंबी बातें नहीं कर सकता। लक्ष्मी ने यात्रा के लिए खाने का टिफिन भी दे दिया। राम रेलवे स्टेशन पहुंचा और पूरे रास्ते वह कुमार के बारे में सोचता रहा। कुमार राम से पूरे 11 साल छोटा था। जब उसके पिता का देहांत हुआ था तो कुमार 14 साल का था, तब तक राम ने सारी जिम्मेदारियां संभाल चुका था। माँ भी बीमार रहने लगी थी। कुमार को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए राम को तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन छोटे भाई का उसने कॉलेज में एडमिशन करवाया था, उसके सारे खर्चे पूरे खुद करता। माँ की बीमारी के कारण उसकी शादी उसकी माँ ने कर दी। लक्ष्मी ने घर आते ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन पहली बार दोनों पति पत्नी की लड़ाई इस बात पर हुई थी कि कुमार कोई काम नहीं करता था, कॉलेज से घर आता और आते ही लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाता, शाम को वापस आता और अपनी किताबें लेकर बैठ जाता, यहाँ तक कि घर का राशन सामान भी लाकर नहीं देता। तभी लक्ष्मी ने कहा कि तुम तो सुबह सवेरे दुकान संभालते चले जाते हो, एक तो मुझे माँ को संभालना पड़ता है और दूसरे कुमार घर का कोई काम हाथ नहीं लगाता, मुझे बाजार से घर का सामान भी लाना पड़ता है, तुम अपने छोटे भाई को कुछ कहते क्यों नहीं। राम कहने लगा, वह पढ़ता है, उसे तंग मत करो, क्या फर्क पड़ता है, 4 कदम चलकर तुम बाजार से सामान ले आती हो, तो इतना क्यों जताती हो। राम की बात सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा आया था। वह कहने लगी, यह 4 कदम तुम्हारा भाई चलकर सामान नहीं ला सकता, अजीब मोहल्ला है, मुझे घूर घूर कर देखते हैं, कुछ कहे आप मुझे ही समझा रहे हैं। राम कहने लगा, देखो मेरे भाई के विरुद्ध मेरे कान भरने की कोशिश मत करना, वह मेरा भाई नहीं मेरा बेटा है। लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया था। एक बार जब कुमार के कॉलेज में एग्जाम होने वाले थे तो कहने लगा कि मैं कंबाइंड स्टडी के लिए अपने दोस्तों को बुलाया, भाभी रात का खाना ज्यादा बना लीजिएगा। वैसे भी गर्मियों के दिन थे, लक्ष्मी को 4 लोगों का खाना बनाना, रोटियां बनाना ही मुश्किल लगने लगा था, वह पसीने से भीग जाती थी। वह कहने लगी, कितने दोस्त हैं तुम्हारे। कुमार कहने लगा, यही कोई 4-5। यह सुनकर वह कहने लगी, रोटियां ले आओ, सब्जी मैं बना दूंगी, मुझे इतनी रोटियां नहीं बनती, देख नहीं रहे 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी हो गई है, जरा किचन में खड़े होकर तो देखो ताकि तुम्हें पता चले कि क्या हाल होता है। लक्ष्मी की बात सुनकर कुमार के माथे पर बल पड़े। वह अपने कमरे में गए और राम को फोन कर दिया। कहने लगा, भाभी मेरे लिए खाना नहीं बना रही, आप ऐसा करें मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दे, मैं रोटी सब्जी बाजार से ही ले आता हूँ, मेरे दोस्त आएंगे तो कितनी शर्म की बात है कि मैं उन्हें खाना नहीं पूछूं। आधी रात उन्होंने बैठकर पढ़ना है और मुझे भी याद करना है, हमें तो बार बार चाय भी पीनी होगी और कुछ ना कुछ खाने को भी चाहिए होगा। भाभी ने तो अभी से हाथ खड़े कर दिए। यह सुना था कि राम को बड़ा गुस्सा आया था, उसे लगता था कि लक्ष्मी उसके भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। आते हुए वह खाना लेकर आया था। यह देखकर लक्ष्मी ने कहा, यह इतना सारा खाना मैं घर पर बनाया, बाजार से क्यों ले आए।
वह कहने लगा कि तुम्हें मेरे भाई के दोस्तों के लिए खाना बनाने में परेशानी थी ना, इसलिए वह कहने लगी मैंने यह सब कुमार से नहीं कहा, सिर्फ रोटियां लाने के लिए कहा था। आप खुद सोचिए कितनी गर्मी है। राम कहने लगा मैं सब समझता हूँ, तुम यह ड्रामेबाजियाँ क्यों कर रही हो? हम दोनों भाइयों का प्यार तुमसे सहन नहीं होता। लक्ष्मी कहने लगी मुझ में चीज़ से क्या परेशानी हो सकती है? मुझे नहीं पता कुमार ने आपसे क्या कहा, आप आज ही पूछ ले। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन राम को तो जैसे सिर्फ कुमार की बातों पर ही विश्वास था। शादी के कुछ महीने गुजरे थे जब लक्ष्मी उम्मीद से हो गई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का बोला था क्योंकि वह बहुत कमजोर थी। लेकिन राम के कान में जू तक नहीं रहेंगी। वह कहने लगा डॉक्टर तो ऐसे ही बातें करती हैं। लेकिन लक्ष्मी कहने लगी डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से यह कहा है, बात कही है कि तुम अपना ख्याल रखना और अभी आराम करना। लेकिन उन्हीं दिनों राम की माँ का देहांत हो गया। यह बहुत बड़ा सदमा था और फिर लक्ष्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन माँ के देहांत पर कुमार को बहुत तेज बुखार हो गया और राम का सारा ध्यान अपने छोटे भाई पर था। वह लक्ष्मी को बिल्कुल अनदेखा कर चुका था। रात भर वह कुमार के पास बैठा उसके सर का पट्टियां करता रहता था कि उसका बुखार कुछ कम हो जाए। माँ के अचानक देहांत पर कुमार को जो सदमा हुआ था उसका बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई डॉक्टर के पास राम उसे ले जा चुका था लेकिन अब भी उसका बुखार कम नहीं हुआ था। पूरी रात वह कुमार के पास ही बैठा रो रहा था। लक्ष्मी भी रोने लगी कि कुमार बहुत कमजोर होने लगा है, उसके लिए सूप बना दो, उसे फल काट कर दिया करो। वह खुद भी बहुत रोई थी। उसकी सास बहुत अच्छी स्वभाव की थी, कभी भी दोनों में सास बहू वाली नोक झोंक नहीं हुई थी, अलग थी। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, किसी और के बारे में नहीं। 5 दिन बाद जाकर उसका बुखार उतरा, लेकिन उसके बाद भी लक्ष्मी को बुखार हो गया। फिर उसके पेट में भी अजीब सा दर्द उठ रहा था। उसने कई बार आराम से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वह कहने लगा अभी मेरे पास समय नहीं, पहले ही कुमार की बुखार की वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ गई, मैं और छुट्टी नहीं कर सकता। उसी दिन लक्ष्मी ने सारे कपड़े धुल कर रस्सी पर डाले थे, लेकिन शाम होती बारिश होने लगी। उसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मना था। उसने कुमार से कहा कि ऊपर से कपड़े उतार कर ले आओ, यह ना हो कि बारिश में कपड़े गीले हो जाए और दोबारा गंदे हो जाएं। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मजबूरन लक्ष्मी को ही ऊपर छत पर जाकर कपड़े उतारने पड़े। सारे कपड़े उतार कर जब वह सीढ़ियाँ उतर रही थी तो वह एक कपड़ा उसके पैर पर लिपट कर वह सीढ़ियों से गिरती चली गई। जब आखिरी सीढ़ी तक पहुंची तो उसकी चीख निकल गई थी। लेकिन कानों में हेडफोन लगाए कुमार गाने सुनने में व्यस्त था। उसे पता भी ना चला उसकी भाभी के साथ क्या हो चुका है। मोहल्ले की औरतें उसके घर आ गई थी और जब लक्ष्मी को बेहोश देखा तो उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुमार जब कमरे से बाहर आए तो लक्ष्मी को घर पर नहीं देखा, तो राम को फोन करके कहने लगा पता नहीं भाभी कहाँ चली गई है, नजर नहीं आ रही। इस बात से भी अनजान था कि वह कहाँ गई। राम ने जब उसके नंबर पर फोन किया तो दूसरी औरत ने उठाया जो कि पड़ोस में रहती थी। उसने बताया कि तुम्हारी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई थी और उसका बच्चा गिर गया। यह सुनकर भागा दौड़ा राम हॉस्पिटल पहुंचा। एक तो बेचारी सबसे गुजर रही थी, पीड़ा में थी, और दूसरा राम ने उससे बहुत गुस्से से कहा कि तुम बहुत जिद्दी औरत हो, तुमने मेरे बच्चे की सुरक्षा नहीं की। कि लक्ष्मी ने उसे कहा कि मैंने कुमार से कहा कि कपड़े उतार लो, लेकिन वह नहीं गया। वह कहने लगा लो अब अपनी सारी गलती मेरे भाई पर थोप दो, तुम्हें खुद ही होश नहीं था तो वह कुमार सकता था, वह बच्चा था, उसे इन बातों का क्या पता। लक्ष्मी कहने लगी तो देख सकता था कि भाभी क्या कर रही है। उसने तो साफ टका सा जवाब दे दिया, हालांकि मैं उसके खाने पीने का भी ख्याल करती हूँ, लेकिन उसका तो व्यवहार ही मुझे ऐसा है जैसे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। लेकिन राम ने लक्ष्मी की कोई बात नहीं सुनी। वह कहने लगा कि तुमने खुद ध्यान रखना था। लक्ष्मी के यहाँ जान चुकी थी कि राम को कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं आएगा। अगली बार जब वह उम्मीद से हुई तब तक राम का काम काफी अच्छा हो चुका था। उसने एक कामवाली की व्यवस्था कर दी थी, उसके घर बेटी पैदा हुई थी। लेकिन जब राम अपनी बेटी से प्यार करता तो कुमार के माथे पर बल पड़ जाते। बातों बातों में वह कह देता कि आपको अब मुझसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार है, अब मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। यह सुनकर राम गोद में बैठी राधा को लक्ष्मी की गोद में बैठा देता और कुमार से बातें करने लगता। लेकिन लक्ष्मी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगती थी। उसे लगता था जैसे कुमार जानबूझकर ऐसा करता है। राधा बार बार राम की ओर लपकती थी, लेकिन वह उसे अनदेखा करके भाई पर ध्यान देता। जब राधा ने चलना शुरू किया, बातें करनी शुरू की, तो राम से कहने लगी पापा मैं आइसक्रीम खाऊंगी। टूटे टूटे शब्दों में उसने फरमाइश की थी। दुकान से आते हुए राम आइसक्रीम ले आए, लेकिन वह एक ही आइसक्रीम लाया था। जैसे ही उसने राधा को आइसक्रीम खोल कर दी तो कुमार कहने लगा
तो आपको अपनी बेटी ही दिखाई देगी, भाई नज़र थोड़ी आएगा। इससे पहले कि राधा आइसक्रीम खाती, राम ने उसे उस आइसक्रीम छीनकर कुमार को दे दी। वैसे वह राधा का चाचा था, वह यूनिवर्सिटी में भी पहुंचने वाला था, लेकिन यह जाने उसके अंदर कौन सी जलन थी कि कभी भतीजी को उसने गोद में नहीं लिया, कभी प्यार तक नहीं किया, कभी उसे कोई चीज़ लाकर नहीं दी थी, और कभी राम ले आता तो उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कुमार से यह नहीं हुआ कि भतीजी को थोड़ी आइसक्रीम खिला देता, लेकिन खुद बेशर्मों की तरह उसके सामने बैठकर आइसक्रीम खाता रहा। लक्ष्मी को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया था। कमरे में आते ही जब उसने राम से यह बात कही तो वह कहने लगा, तुम फिर शुरू हो गई। अरे बच्चा ही तो है। वह कहने लगा, वह बच्चा नहीं, उसे उससे कहे कि अपने लिए कोई नौकरी ढूंढे। क्या मेरे बच्चों का अधिकार नहीं आपके प्यार पर? क्या आपके प्यार पर सिर्फ आपके भाई का अधिकार है? इस बात पर राम ने फिर से लक्ष्मी के साथ झगड़ा किया था। राधा के बाद शिवम पैदा हो गया। जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी, लेकिन कुमार का व्यवहार बच्चों के साथ बहुत अजीब था। ना उन्हें पकड़ता था, ना प्यार करता था, पर अगर बच्चे गलती से उसकी चीज को हाथ लगा देते तो जोर से थप्पड़ दे मारता कि तमीज नहीं, मेरी चीज खराब मत किया करो। फिर कहता, भाभी इनको संभालना सीखो, मेरे कमरे में दोबारा यह मुझे नजर नहीं आने चाहिए, वरना मैं इन्हें बहुत मारूंगा। आपस में लक्ष्मी और कुमार की बहस भी होने लगी थी, लेकिन राम हमेशा अपनी पत्नी को ही दबाता था, उसी को कहता था, मेरे भाई को कुछ मत कहो। फिर समय यूं ही गुजरने लगा। कुमार की एक अच्छी जगह नौकरी लग गई, लेकिन घर में 1 रुपया नहीं देता था, सारे पैसे अपने अकाउंट में रखता था। यह सब चीज जब लक्ष्मी ने देखी तो वह राम से जोर से झगड़ा करने लगी। क्या भैया अपनी कमाई भी अपने साथ रखते हैं? आपको बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं? जब इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होने लगी तो कुमार ने मुंबई में इस कंपनी की दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होने के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही मुंबई में उसको कंपनी में नौकरी दे दी तो वह यह कहकर चला गया कि वह मुंबई में रहना चाहता है। राम ने बहुत आपत्ति जताई कि तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा, तो वह कहने लगा, आपकी पत्नी और बच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचूंगा। यह कहकर वह जा चुका था। राम ने इस चीज़ का दोष भी अपनी पत्नी को ही दिया, उसे बहुत बुरा भला कहता रहा। समय गुजरने लगा। फिर कुमार ने शादी का कार्ड भेजा था, सिर्फ अपने भाई के नाम पर। मुझे अपने ऑफिस की कलीग पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर राम को थोड़ा सा दुख जरूर हुआ कि उसने तो इतना भी महत्व नहीं दिया कि वह बड़ा भाई बनकर उसका रिश्ता मांगने जाता। सब कुछ खुद तय कर लिया था, बस शादी पर बुलाया था। लक्ष्मी ने इस बात पर राम को बड़ी बातें सुनाई थी कि तुम भाई भाई करते हो, उसने तो इतना महत्व भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी राम उसकी शादी कर गया। उसके बाद राम की हालत ही कुछ खराब रहने लगी, कामकाज कुछ डाउन सा हो गया था। लेकिन इन्हीं दिनों कुमार अपनी पत्नी के साथ आए तो बड़ा रूखा सा व्यवहार था। कहने लगा कि मुझे अपने पिता की जायदाद ज़्यादा हिस्सा चाहिए, मैं मुंबई में अपना घर खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर राम उसे हैरत से देख रहा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। लक्ष्मी कहने लगी कि पिताजी की दुकान तो आपने ही चलाई है और शुरू से अपने पिताजी के साथ मिलकर वह दुकान खरीदी है, उसका कौन सा अधिकार है इसमें? लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा। घर बेचा, दुकान भी बेची और आधे पैसे कुमार को दे दिए। अपने लिए छोटा सा मकान और छोटी सी दुकान लेकर बैठ गया। लेकिन नई मार्केट थी, नई जगह थी, इसलिए वहाँ उसके ग्राहक टूट गए। वह बहुत परेशान हुआ था। राम की हालत अब पहले से जैसे नहीं रहे थे। बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे थे, समय यूं ही गुजरने लगा। धीरे धीरे तंगी बढ़ने लगी और राम बीमार भी रहने लगा था। जैसे ही राधा 19 वर्ष की, उसने उसका रिश्ता तय कर दिया, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे। वह चाहता था कि वह अपने जीवन में ही अपने बच्चों की शादी कर दे। फिर उसे पता था कि उसका भाई उसे वैसे ही प्यार करता होगा जैसे कि राम उसे करता था। पहली बार छोटे भाई से उधार पैसे मांगने जा रहा था ताकि बेटी को इज्जत से विदा कर सके। जैसे ही मुंबई पहुंचा, उसे स्टेशन पर कोई भी लेने नहीं आया, जबकि उसने फ़ोन करके कुमार को बता दिया था कि वह आ रहा है। घर का पता उसे याद है, इसलिए खुद ही घर चला गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे उसकी बेटी ने खोला था। अपने ताऊजी को देखकर उसके माथे पर बल पड़े। फिर उसकी माँ ने पूछा, कौन है? वह कहने लगी, ताऊजी आए हैं। राम घर के अंदर गया तो घर काफ़ी सुंदर और नई डिजाइन में था, सारी सुख सुविधा घर में थी। जब कुमार की पत्नी ने देखा तो कहने लगा, आप यहाँ क्यों आए? वह कहने लगा, बेटा मैं कुमार से मिलने आया हूँ। उसने कुमार की पत्नी को भी बेटा ही कहा था, क्योंकि वह छोटी थी और फिर कुमार को उसने बच्चों की तरह ही तो पाला था। वह कहने लगी, कुमार यहाँ नहीं है, शहर से बाहर गए, आप जाए यहाँ से। यह सुनकर पहले तो उसको हैरत हुई, फिर कहने लगा, मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे कुमार से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं
उससे बात किए बगैर कैसे वापस चला जाऊं, लेकिन वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह कहने लगी, जाए यहाँ से। यह कहकर उसने दरवाजे से ही कुमार को पीछे की ओर धक्का दिया। अपने छोटे भाई की पत्नी का व्यवहार देखकर राम को बड़ा अजीब लगा था। वह कहने लगी, चलो निकलो यहाँ से, आ जाते हैं मांगने के लिए। 4 पैसे क्या छोटे भाई के पास आ गए, बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद राम के पुराने और जोड़ लगे कपड़ों को देखकर कुमार की पत्नी ने कहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि अपने छोटे भाई की खातिर उसने अपनी इच्छाओं को भी खत्म कर लिया था। मगर इस औरत ने तो लिहाज भी नहीं किया, जोर से धक्का दिया। सड़क पर गंदा नाला खुला हुआ था। वह उस नाले के अंदर जा गिरा। सारे कपड़े खराब हो चुके थे, यहाँ तक कि चेहरे पर भी छींटे पड़े थे। जैसे ही वह समय से पहले बूढ़ा लगने लगा था, गली में खड़े बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे थे। घर के सामने एक गाड़ी आकर घर के पास खड़ी हुई और इस गाड़ी से सुटेड बुटेड कुमार बाहर निकला था। अपने भाई को एक नज़र देखा और माथे पर बल डाले। पत्नी कहने लगी, देख रहे हो अपने भाई की हरकतें, उसे पता क्या चल गया कि 4 पैसे तुम्हारे पास आ गए तो आ गए, भिखारी की तरह मांगने के लिए। कुमार कहने लगा, दफा करो, खुद ही चला जाएगा। यह कहकर वह अपने घर के अंदर गए और दरवाजा बंद कर दिया। राम तो आंसू बह रहे थे। वही भाई था जिसकी खातिर उसने अपने बच्चों के मुंह से रोटी छीन कर उसे खिलाई थी। अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया तो आज उसने एक नज़र भी बड़े भाई पर डालने की कोशिश नहीं की कि शायद उसकी पत्नी ठीक ही कहती थी कि उसका भाई स्वार्थी है। आज उसका स्वार्थ नजर आ रहा था। कितने मन से आया था कि भाई इनकार नहीं करेगा, सीने से लगाएगा। उसने तो घर की चौखट तक नहीं उलाकने दी, अंदर तक आने नहीं दिया। लंबी यात्रा करके कहीं थक तो नहीं गए, भूख तो नहीं लगी, पानी तो नहीं पीना। उसने कुछ नहीं पूछा था, किसी गंदे कीड़े की तरह गंदे नाले में फेंक दिया था। क्या पता खून ऐसे भी सफ़ेद होता है, क्या ऐसे भी भाई होते हैं। आंसू बहाता हुआ वह उठा और अपने कपड़ों को साफ किया। बहते आंसुओं के साथ अपना बैग अपने कंधे पर रखा और वापस स्टेशन पर चला गया। बार बार अपने आंसू साफ कर रहा था। लोग उसके गंदे कपड़े देख रहे थे। उसने स्टेशन से ही अपना हाथ मुंह धोया और अगली ट्रेन की टिकट खरीद कर वापस दिल्ली आ गया। जब उसको राधा ने इस हालत में देखा तो आग सी लग गई थी। कहने लगी, आप क्यों गए थे अपने भाई के पास, क्या उनका यह रूप देखने के लिए? वह रोने लगा, अपनी पत्नी और बच्चों से माफ़ी मांगने लगा कि मैं तुम लोगों का दोषी हूँ। मैं भाई की खातिर तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया और आज उस भाई ने मुझे खून का वह रंग दिखाया कि शायद स्वर्ग में बैठे मेरे माँ बाप भी कांप रहे होंगे। रिश्ते पैसे के आगे कमज़ोर पड़ने लगे हैं। पैसों का महत्व बढ़ गया है और रिश्तों का महत्व खत्म हो चुका है। वह बहुत बीमार पड़ गया था। भाई के व्यवहार में राम को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उस समय पत्नी और बच्चों ने ही बाप को संभालना था। शिवम उस समय हाई स्कूल में था, लेकिन राम के साथ दुकान पर बैठने लगा था। स्कूल से आते ही दुकान पर चला जाता। लक्ष्मी अपनी बहनों से रुपए उधार लेकर राधा की शादी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसने अपने मंगेतर को फ़ोन किया और कहने लगी कि वह दहेज नहीं लाएगी। उसने 2 जोड़ों एक पत्नी चाहिए तो वह सादगी से ब्याह कर उसे ले जाए, क्योंकि वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार था, घर वाले भी उसके अच्छे थे। राधा की बात पर उसने कोई आपत्ति नहीं की और ब्याह कर अपने घर चली गई। मुझे अपने आशीर्वाद की ज़रूरत है। राम अपनी बेटी को देखकर उसके सामने हाथ जोड़ने लगा। वह कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी और समझदार हो गई, वरना लड़कियां तो बहुत फरमाइशें करती हैं, शादी पर यह चाहिए, दहेज में वह चाहिए। राधा कहने लगी, कोई बात नहीं, आपने हमारी खातिर बहुत कुछ कहा है, मेहनत की है। शिवम स्कूल से सीधा दुकान पर जाता, पिता के साथ रात को ही वापस आता और अपनी किताबों में झुक जाता, पढ़ने लगता। रात 12 बजे तक पढ़ता। जब लक्ष्मी आधे गिलास दूध में पानी डालकर उसे कहती कि यह लो पी लो, कहता, कोई बात नहीं माँ, यह आप पी ले, मैं ठीक हूँ। हाई स्कूल में उसने पूरी दिल्ली में टॉप किया था और उसका रिजल्ट देखकर राम का सीना चौड़ा हो गया। बेटे को गले लगाया, माथा चूमा और वह कॉलेज में भी पढ़ता और साथ में पिता के साथ दुकानदारी भी करता। काम अच्छा होने लगा, समय बदलने लगा, धीरे धीरे हालात भी बदलने लगे। राधा का पति बहुत अच्छा था। राधा अपने घर में बहुत खुश थी। शिवम पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कारोबार में भी ध्यान देने लगा था। धीरे धीरे तरक्की होने लगी थी। घर छोटे से बड़ा हो गया था। घर में सुख सुविधा भी आ गई थी, लेकिन राम के दिल में कुमार के लिए एक दरार सी पड़ गई। जब उसके बारे में सोचता तो आंखों से आंसू बहने लगते। शिवम ने पढ़ाई खत्म करके एक छोटे से स्तर पर फैक्ट्री का काम शुरू किया। उसमें भी भगवान ने उन्नति दे दी। वह बहुत मेहनती था, बिल्कुल राम की तरह हिम्मत नहीं हारता था। जैसे उसकी कमाई अच्छी हो गई, उसने राम से कहा कि पिताजी अब आप आराम करेंगे, घर में संभाल लूंगा। सारी जिम्मेदारी वह ले चुका था। अब तो उसने गाड़ी भी खरीद ली थी। शिवम के लिए अब रिश्ता ढूंढने का समय आया तो कुमार का फोन आया। वह बहुत रो रहा था। उसने रोने की आवाज़ सुनकर राम वह पिछली सारी बातें भूल गए। वह कहने लगा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहने लगा कि मेरा दिवालिया निकल गए, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा घर बिक गया, मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों को परवरिश बहुत खराब की है, मेरा बेटा नशा
करने लग गया है और बेटी बहू बदतमीज करती है। कोई भी मेरे बेटे को काम पर रखने को तैयार नहीं। मैं अपने बच्चों को ऐसे घर में रखना चाहता हूँ जो उन्हें अच्छे संस्कार मिल सके ताकि वह अच्छे माहौल में पल बढ़ सके। राम भाई, मैं आपके साथ बहुत जाति की है, मैं आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। मेरे बेटों को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख ले। लेकिन इस बात पर शिवम ने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, जिस आदमी ने 4 पैसे देकर मेरे पिता को नाले में फेंक दिया था, मैं उसके बेटे को इज्जत क्यों दूं। लेकिन राम ने हाथ जोड़कर बेटे की मिन्नत की। वह कहने लगा कि बड़े मन से तुमसे कह रहा हूँ, इनकार मत करना। मेरा भाई बहुत मजबूर है। अगर मैं भी उसके साथ वही करूँगा जो उसने मेरे साथ किया तो मुझ में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। देख, अपना दिल बड़ा रखो, भगवान हमारे साथ है। मुश्किल के बाद आसानी आती है और हाल तो बदलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन मैं अपने भाई के साथ वह व्यवहार नहीं करता चाहता जो उसने मेरे साथ किया। शिवम सिर्फ पिता की खातिर इस बात को मान गया। शिवम की भी शादी हो गई। शादी होकर जब अंकिता उसके जीवन में आई तो पहली रात उसने बड़े कठोर स्वर में उससे बात की थी। कहने लगा, मेरे पिता को शिकायत का मौका मत देना। आज जो कुछ भी मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ वह सिर्फ मेरे पिता के कारण है। अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह बने तो मेरे माता पिता को वैसी इज्जत देना जैसा उनका अधिकार है। अगले तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार, याद रखना मैं तुम्हारे साथ उससे भी बढ़कर बुरा व्यवहार करूंगा। कुमार का बेटा भी दिल लगाकर फैक्ट्री में काम करने लगा था। वह अपने घर की तंग माहौल देख चुका था और अपने बाप की बातों को भी उसने गांठ बांध लिया था, जिसने समझाया था कि जो गलती उसने की वह गलती वह कभी ना करे। कभी भी पैसों के साथ रिश्तों को ना तले, रिश्तों को बनाने की कोशिश करे। इसलिए कुछ कोशिश उसने भी की थी। काम उसे कोई आता नहीं था। शिवम ने भी उसके साथ मालिक वाला बर्ताव नहीं किया। भाई बनकर उसे समझाता था, फिर वह उसकी इज्जत भी बहुत करता था। इसलिए फैक्ट्री उन्नति करती चली गई। शिवम का व्यवहार कुमार के साथ भी अच्छा हो गया था और इससे सबसे बड़ा हाथ राम और लक्ष्मी का था। कुमार राम के आगे बहुत शर्मिंदा था। उसे यह समझ आ गया कि रिश्तों को निभाया जाता है, उनसे बदले नहीं लिए जाते और ना ही बुरे समय में उन्हें छोड़ा जाता है, और राम ने वैसा ही किया था।